ओके। तो हम लोग जो कल पढ़ रहे थे, रेडियाई पढ़ रहे थे, तो रेडियाई का डेफिनेशन और सारा चीज हो गया था, कितने टाइप के होते हैं जो भी था सारा चीज कंप्लीट कर लिया था। उसमें टाइप्स में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, आयोनिक को पढ़ लिया था, आयनिक को भी पढ़ लिया था, कोवेलेंट को भी शायद पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज एक और रेडियाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है वांडरवाल रेडियाई, वांडरवाल्स रेडियाई ना, वांडरवाल्स रेडियाई। अब वांडरवाल रेडियाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वांडरवाल रेडियाई का अगर आप मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेरी स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि वीक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप के मॉलिक्यूल में होगा तो कोई बता सकता है? हाँ, गैसियस मॉलिक्यूल में। वेरी गुड। तो जो लोग भी आंसर कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? गैसियस मॉलिक्यूल्स में पाया जाएगा। ठीक ना। अब ये बोला जा रहा है गैसियस मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, मान लीजिए जैसे N2 हो गया, है ना, N2 और N2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये वाला, दिस इज व्हाट इज नोन एज वांडरवाल। ओके, वांडरवाल्स। अगर इसी तरीके से अगर O2, क्योंकि नेचर में तो O2 मॉलिक्यूल के हजारों गैसेस हैं, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे? वो भी इंटरेक्ट करेंगे वांडरवाल्स। ठीक है, ये एटम्स की बात नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स नहीं होते हैं। अगर इसी तरीके से अगर बात कर रहे हैं आप लोग Cl2 और आप मान लीजिए Cl2, ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ये भी एग्जिस्ट करेंगे वांडरवाल के हिसाब से। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से समझो कि आल्दो क्या बोला जाता है? आल्दो ऐसे बोला जाता है, आल्दो। एक क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन है, 12 का, कि आल्दो N2 इज गैसियस मॉलिक्यूल, है ना, N2 इज गैसियस मॉलिक्यूल। क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल। बट इट्स इंथैल्पी, ऐसे बोला जाता है, बट इट्स इंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन लिखो, बट इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई, डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई, एनर्जी इज वेरी हाई। अब इसको समझना है तो आप लोगों को वांडरवाल फोर्स समझना पड़ेगा। वेरी हाई कितना होता है? 941 किलो जूल पर मोल, मतलब बहुत ज्यादा होता है। अगर इसको तोड़ना चाहो रूम नॉर्मल टेम्परेचर पे N2 टूटता भी है नहीं है, रिएक्शन भी नहीं करता है। अब उसके लिए कुछ रीजंस हैं, वो रीजन मैं समझा देता हूं। देखो है क्या, देखो N2 और N2 के बीच में आपका जो बॉन्ड है, N2 और N2 के बीच में, ये तो वांडरवाल है। कैसा है? वांडरवाल है, क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में। अब बॉन्ड इंथैल्पी इसकी बात नहीं कर रहा है, बॉन्ड इंथैल्पी किसकी बात कर रहा है? कोई भी अगर चीज रिएक्ट करती है, अगर केमिकल स्पीसीज है रिएक्ट करती है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में रिएक्ट करेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रिएक्ट करेगी। तो जब नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, कोई बता पाएगा? नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 1 2 3, कितने होंगे? 3 होंगे। तो अब देखो, हाँ वेरी गुड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की अब अगर सिंगल बॉन्ड को तोड़ना चाहो इजिली टूट जाएगा, लेकिन 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कांट बी ब्रेक इजिली, है ना, ट्रिपल बॉन्ड को कांट बी ब्रेक इजिली, कांट बी ब्रेक इजिली रूम टेम्परेचर पे, ब्रेक इजिली एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो ये होता क्या है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्टिव ही नहीं होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये अगर जो बच्चों को पता नहीं होगा इसके बारे में, तो क्या लिखेगा कि N2 तो गैसियस मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी थोड़ी बात कर रहा है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में है, मॉलिक्यूल थोड़ी रिएक्ट करता है, एटम्स रिएक्ट करता है। और एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए कम रिएक्टिव होता है। कुछ हवा लगा आप लोगों को? नहीं समझ में आया? अच्छा, फिर से समझाता हूँ। ओके, देखो क्या मैं बोल, ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये बोल रहा हूँ कि एक स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज मैं इरेज करता हूँ, क्योंकि समझा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इरेज कर दो, टेक स्क्रीनशॉट।
हाँ रुको, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग कम बोलो ग्रुप में, नहीं तो फिर और भी प्रॉब्लम है। देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है कि जो N2 है, N2 बोला जाता है डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक। आल दो ये क्या है, आल दो इट इज अ गैस, अब गैस है, इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, फिर भी ये रिएक्ट नहीं करता है। अब देखो मतलब क्या हुआ कि N2 आपका N2 इस तरीके से बहुत सारे हैं, N2 तो जब ये गैसियस है तो गैसियस क्या है, इस फॉर्म में एक कंटेनर में ये क्लोज है, तो ये क्या है, ये जितने भी हैं ये क्या बोला जा रहा है कि ये N2 मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, कैसा है, गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अब गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल मतलब N2 एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल के बीच में कैसा है, वांडरवाल ना, वांडरवाल्स फोर्स, वांडरवाल्स रेडियाई, ठीक। अब इसको थोड़ा सा इलांगेट करते हैं, थोड़ा दूसरे फॉर्म में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने क्या बोला, ये रिएक्ट नहीं करता है N2, क्यों, अगर नाइट्रोजन, क्योंकि आपका N ट्रिपल बॉन्ड N है ना, इट्स हाई बॉन्ड इंथैल्पी, क्या है, हाई बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक कोई रिएक्शन होगा नहीं, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्योंकि होता क्या है केमिकल रिएक्शन में कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, ड्यू टू किसके लिए, ड्यू टू रीजन बताओ तो, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है क्यों, ड्यू टू रीजन बताओ कोई, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, तो तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, डू नॉट रिएक्ट करेगा। चलो ये हालांकि ये 12 का है, इसका 11 का नहीं है, तो ये 12 में भी एक बार आएगा, ग्रुप 15 जब पढ़ोगे ना, ग्रुप 15 एलिमेंट, तो वहां पे आएगा, अगर आप देखना चाहो तो जाकर के देख भी सकते हो। इरेज कर दूं, किलो जूल पर मोल, 941 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल तोड़ोगे तो तुम्हारे पास तुमको 941 9000 है ना, जितना भी है 941 है, 941, ये कितना उतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, किलो जूल है ना, किलो में है, केवल जूल में नहीं है। इरेज करता हूं बेटा, कर दूं, ट्रिपल बॉन्ड क्या बोल रहे हैं, कांट बी ब्रेक इजली एट रूम टेम्परेचर, कांट बी ब्रेक इजली एट रूम टेम्परेचर। अभी मत लिखो आप, अभी मत लिखो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं भेज दूंगा, तब लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा बेटा, तो फिर लिखोगे ना तो उतना मैटर्स भी आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम ही मैटर पढ़ाया जा सकता है ना, तो नो कोशिश करो कि मत लिखो ऑन द स्पॉट, है ना। अगर लिखने, अगर मान लो 1 घंटे की क्लास में 30 मिनट तुम लिखोगे और 30 मिनट टीचर पढ़ाएगा, 30 मिनट तो पढ़ा भी नहीं पाएगा, 30 मिनट से कम ही पढ़ाएगा, तो सब टाइम बेकार हो जाएगा, है ना। तो लिखने वाला काम मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप आराम से रिकॉर्डिंग को किसी तरीके से देख लेना, स्पीड बढ़ा करके। अब देखो जो वांडरवाल रेडियाई है, वांडरवाल्स, ध्यान से समझो, जो वांडरवाल रेडियाई है इसको क्या बोला जाता है, फाउंड इन, कहां पे पाया जाता है, फाउंड इन गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, फाउंड इन गैसियस मॉलिक्यूल्स, ध्यान से समझना, गैसियस मॉलिक्यूल्स, फाउंड इन गैसियस मॉलिक्यूल, है ना। इसके बाद ही बोला जाता है इन सॉलिड स्टेट, जब आप सॉलिड स्टेट, फाउंड इन गैसियस मॉलिक्यूल, मेजर इन सॉलिड स्टेट, बेटर है इस तरीके से लिखो कंफ्यूजन से, जो मेजर्ड इन किस फॉर्म में लिखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, सॉलिड स्टेट में इसको मेजर्ड किया जाता है, मेजर्ड इन सॉलिड स्टेट, कोई भी बॉन्ड लिक्विड या गैसियस स्टेट में मेजर नहीं किया जा सकता है, कोई भी बॉन्ड, तो उसको मेजर कैसे करते हैं हम लोग, उसको मेजर करने का एक ही तरीका है कि उसको पहले तो सॉलिड में कन्वर्ट करो, इसके बाद ही आप लोग मेजर कर सकते हो। तो वांडरवाल रेडियाई फाउंड इन गैसियस मॉलिक्यूल मेजर्ड इन सॉलिड स्टेट, इट इज
it is also half of कितना, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर, क्या बोला जा रहा है, इंटर न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखो एक वर्ड आएगा यहाँ पे, इंटर न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इट इज आल्सो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ओके, बिटवीन टू मॉलिक्यूल। देखो अदर प्लेस में क्या था, बिटवीन टू एटम था, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बोला जा रहा है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब इसको ध्यान से समझो, देखो बेटा कैसे समझ सकते हो। मान लो हम एक O2 का लेते हैं, तुमको केवल एग्जांपल में समझा रहा हूं। एक मान लो O2 मॉलिक्यूल है और एक और मान लो तुम्हारे पास एक और O2 ले लो, चाहे आप N2 भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो अगर O2 की बात करो तो O2 में तो कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ये तो ओवरलैप करेगा। लेकिन जब O2 एक दूसरा मॉलिक्यूल लो तो अब ये तो नहीं ओवरलैप करेगा। तो यही बोला जा रहा है, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो ये डिस्टेंस होगा, इसी को बोला जा रहा है कि आर वांडर, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, तो आर वांडर वाल्स निकालोगे। थोड़ा सा इसको समझना कठिन तुम लोगों को हो सकता है, लेकिन उतना टफ नहीं है, मैं समझा रहा हूं। इसके लिए ना बेसिक ज्यादा होना चाहिए। आर वांडर वाल्स रेडियाई, तो कैसे करेंगे, रेडियाई इक्वल टू d/2। थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा बेसिक की जरूरत होती है, ठीक। अब इसको समझो, इसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने किया क्या है। देखो जब भी आप O2 ले, एक O2 लो, तो O2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक। अब इसका देखो, या इसी को एक और बना सकते हैं, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, इसके पास भी इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, ये O2 मॉलिक्यूल की ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। जो भी O2 है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपसे अगर बोला जाए कि क्या O2 रिएक्शन करेगा, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो अब इस कंडीशन में ये रिएक्शन करेगा नहीं, समझ पा रहे हो आप लोग। तो इसी मॉलिक्यूल का 2 तुम ले लो, तो 2 अगर लिया तो हमारे पास O और एक O है इस तरीके से, दूसरा O इस तरीके से आ गया। फिर अब क्या कर रहे हैं, एक और मॉलिक्यूल लो, ठीक। तो यहाँ पे O लिया, यहाँ पे सेंट्रल बना दिया, यहाँ पे। अब देखो डेफिनेशन पढ़ो, फाउंड इन गैसियस मॉलिक्यूल। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या O2 मॉलिक्यूल ये है, एक और मॉलिक्यूल ये भी O2 मॉलिक्यूल्स हो गया, समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, फाउंड इन गैसियस मॉलिक्यूल मेजर्ड इन सॉलिड्स, दैट इज नो प्रॉब्लम। इट इज आल्सो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो ये आपका क्या है, ये वाला न्यूक्लियस है और ये वाला न्यूक्लियस है। अब ये दो मॉलिक्यूलर, इंटर न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियर हो गए, फिर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो एक O2 मॉलिक्यूल हुआ, O2 मॉलिक्यूल, और एक O2 मॉलिक्यूल ये हो गया। तो दो मॉलिक्यूल के इंटर न्यूक्लियस, एटॉमिक नहीं है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो मान लो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आ रहा है d। तो आर वांडरवाल्स जब निकालोगे, आर वांडरवाल्स, तो क्या कर सकते हो बताओ, d/2, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2 ये हो जाएगा। कुछ हवा लगा आप लोगों को, नहीं लगा? अच्छा, अब देखो, अब इसमें अगर बोला जाए तो ये वाला जो है, ये वाला लाइन, तो ये वाला तो एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई बोलेंगे, ये वाला डिस्टेंस। लेकिन हम लोग अभी वांडरवाल की पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा वांडरवाल रेडियाई। इसको एक स्क्रीनशॉट लो, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है अभी। बीच का बेटा ये कोवेलेंट, एक मॉलिक्यूल लोगे तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसका आधा कर दोगे इस वाले का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा कोवेलेंट रेडियाई आएगी। लेकिन इंटर न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कर दो, दो एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का आधा कर दोगे तो वांडरवाल रेडियाई आएगी। नहीं समझ में आ रहा है? राइट वाला पार्ट समझाओ। राइट वाला पार्ट इसी को तो समझाया। देखो O2 के बीच में कैसा बॉन्ड है बताओ तो, O2 नॉन मेटल है, कैसा बॉन्ड होगा O2 के बीच में? O डबल बॉन्ड होगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है।
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे पर चढ़ता है, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है। अब इसी के अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया डबल बॉन्ड बनाने से। पहले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा बताओ? O के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से 2 कंप्लीट है, कम है, तो 2 क्या किया, एक दूसरे से शेयर कर लिया, है ना। एक बॉन्डिंग में मुझे बोलना तो मैं दे दूंगा, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ना वहां पे, तो ये ऑक्टेट कर लिया। अब ये O2O2 रिएक्शन नहीं करेगा, O2O2 क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, दोनों ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये करेंगे क्या, गैसियस मॉलिक्यूल में जब वो कम टेम्परेचर होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक। तो जब एक दूसरे के पास रहेंगे, एकदम क्लोजेस्ट रहेंगे, तब ये दो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का आधा कर दोगे तो दैट इज वान डेर वाल रेडियाई आ जाएगी। कुछ क्लियर हुआ? टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया? वेरी गुड। चलो एक और चीज इसमें करो, एक न्यूमेरिकल कर लो, बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, एक कर लो। कुछ तो आप लोग नोट्स मांगते भी नहीं हो, मैं भूल भी जाता हूँ, और एक्सट्रीमली मैं बिजी हूँ आजकल। जो लोग भी रिप्लाई अगर क्वेश्चन भेजे होंगे ना, तो हम आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आपका प्रूफ रीडिंग चल रहा है, जो अभी नेक्स्ट मंडे को एग्जाम चलेगा, उसका पेपर का प्रूफ रीडिंग चल रहा है, तो इट विल टेक टाइम। अब देखो तुमको एक क्वेश्चन करा देते हैं कि अगर बात किया जाए वान डेर वाल रेडियाई की, तो अगर हमारे पास दो Cl2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक। अब मान लो हमारे पास Cl और Cl है, Cl के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये माना जाता है कितना, 198 होता है, 198। अब हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल है, इसको तो तुमको ऐसे ही हमने बताया रफ वर्क है, ठीक है, रफ वर्क। तो अगर इसी का अगर एटॉमिक रेडियाई करो, ये रफ वर्क ही चल रहा है, तो एटॉमिक रेडियाई अगर तुमको बोला जाए कि इसका एटॉमिक रेडियाई बताओ या कोवेलेंट रेडियाई बताओ, तो कोई बताएगा? आर कोवेलेंट अगर कोई पूछे तो कोई बता पाएगा आर कोवेलेंट कितना होगा? D/2 होगा, तो 198/2 तो कितना हो जाएगा? 299 पिकोमीटर, ठीक। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि जो Cl2 होता है, Cl2, तो Cl2 क्या है? अब मान लो हैलोजेंस को ले लो, हैलोजेंस को, तो देखो हैलोजेंस को क्या है, मेरे पास क्या है, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, X2 से, तो हमारे पास F2 है ना, Cl2 है ना, Br2 है ना, Br2, I2 है, ठीक, और आपका एस्टाटीन AT2 है, A2 है। तो ये F और Cl क्या है, गैस होता है, गैसियस होते हैं, गैसियस। और ये कैसा होता है, ये होता है लिक्विड होता है, ठीक, लिक्विड। और ये दोनों होता है आपका सॉलिड होता है। अब देखो, अब हमको करना क्या है, एक Cl2 मॉलिक्यूल ले लो। अब Cl2 मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, एक Cl इस तरीके से बना रहे हैं, ध्यान से समझना कि एटॉमिक रेडियाई से भी मॉलिक्यूलर हम लोग बना सकते हैं। एक Cl2 है और फिर Cl2 के बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या करते हैं, कोई बताएगा? दो मॉलिक्यूल के बीच क्या बॉन्ड, क्या नाम देते हैं? वान डेर वाल फोर्सेस। वेरी गुड, सुपर। तो ये क्या हो गया, वान डेर वाल फोर्सेस, वान डेर वाल फोर्सेस, सुपर। अब वान डेर वाल फोर्सेस किस में होता है? मॉलिक्यूल्स में होता है। मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है, कोई आइडिया, कोई बता सकता है मॉलिक्यूल किससे मिलके बनेगा? ये मॉलिक्यूल एटम। तो एटम्स, अब मान लो ये नॉन मेटल है, तो इस तरीके से होगा, एटम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको ऑक्टेट बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ACl हो गया, ACl। तो अगर इस Cl की बात करें, तो इस अब इन दोनों की बात करोगे तो ये कोवेलेंट रेडियाई आएगी। लेकिन अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर ये Cl ले लो, एक Cl मान लो यहाँ पे, और एक और Cl ले लिया यहाँ पे, तो अगर इनमें मेजर करो, देखो बेटा इनमें अब ये दो न्यूक्लियस हुए, एक न्यूक्लियस हुआ, एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे, तो इधर का न्यूक्लियस तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हमको पता है, कितना डिस्टेंस दिया है, ऐसे देखना, मैं बता देता हूं। यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, इसका d है, और d की वैल्यू दिया है, कितना दिया है मैं बता देता हूं आपका, 360 पिकोमीटर दिया है, 360। ओके, ये क्या है, 360 पिकोमीटर। तो अगर आपको बोला जाए आर कोवेलेंट, अगर कोवेलेंट की बात करें, आर नहीं, आर वान डेर वाल, अगर वान डेर वाल्स की बात करें, आर वान डेर वाल्स
नो आर वांडर वाल रेडियाई, तो देखो क्या लिख सकते हैं आर वांडर वाल रेडियाई, तो क्या बोलेंगे d/2, तो आपका क्या हो जाएगा 360/2, 360/2 मतलब कितना आ जाएगा 180, तो ये पिकोमीटर में। अब अगर आप लोगों से ये पूछा जाए बेटा कि आर कोवेलेंट और आर वांडर वाल में कौन बड़ा है बताओ तो। हाँ, तो वेरी गुड, तो आर कोवेलेंट जो भी होगा, आर कोवेलेंट जो भी होगा स्टूडेंट, वो छोटा होगा किससे, आर वांडरवाल से, आर वांडरवाल से। अच्छा, अब इसमें ये तो एक हो गया, ठीक, रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल का रेडियस ज्यादा होगा। अब इसी के साथ एक और हम पॉइंट लिखवाना चाहते हैं, इसको पहले लो, स्क्रीनशॉट लो, तो फिर इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दें। एक स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड, तो हम इरेज कर दूं, वेरी गुड। अब देखो तीन टाइप की रेडियाई हमने पढ़ा, तीन टाइप का, ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को, तो आपको आगे जा करके नीट और जेईई में इस पॉइंट का बहुत ज्यादा रोल है। अब पूछा जाता है कि हमारे पास तीन टाइप की रेडियाई है, पहला है आयोनिक है, दूसरा है आपका कोवेलेंट है, ठीक, और तीसरा है आपका वांडरवाल, ठीक। अब है नो, अब वांडरवाल मेटेलिक इसी में आ जाता है ना। देखो मेटेलिक ऐसे कैसे समझा देते हैं तुम लोगों को, कहां पे समझाऊं, अच्छा मेटेलिक में समझा देता हूं, आयनिक हो गया, अब मेटेलिक हो गया ना, मेटेलिक हो गया, इसी तरीके से आयनिक को बोलो या मेटेलिक को बोलो या कुछ और भी बोल सकते हो, ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, आयनिक मेटेलिक, और इसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइन, ठीक है, इसको अभी समझाएंगे तुम लोगों को, टेंशन मत लो। तो देखो स्टूडेंट इसमें होता क्या, हाँ बेटा देखना ना, इसमें जो हो गया आयंस होते हैं, आयनिक में आयंस होते हैं, तो आयंस क्या करते हैं, Na+ है और Cl- है, देखो ये लोग ओवरलैप नहीं करते हैं, आयनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। कोवेलेंट में देखो इसमें क्या हो जाता है, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं, हाँ शेयरिंग, ओवरलैपिंग, ध्यान से समझना। और वांडरवाल में तो तुमको पता ही है कि वांडरवाल को ले लो तो बहुत दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक। अब यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना, तो देखो कितना मजा आएगा तुमको, ये हो गया। अब ये यहाँ पे जब रेडियाई आर वांडरवाल करोगे तो ये भी d/2 ही होगा, ये भी d/r, अगर कोवेलेंट करो तो ये भी d/2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी इसी फॉर्म में समझो, लेकिन हमको हाँ उसमें इसका अगर लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर RNA+ लिखा लो, Na+, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्या है DNaCl लिखो, DNaCl- क्या हो जाएगा RCl-, इसको चलो इसको छोड़ो, पहले स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करो, स्ट्रक्चर से। तो अगर स्ट्रक्चर से समझोगे बेटा, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, तो इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताओ तो बढ़ गया कि घट गया, क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घट गया, कम हो गया, तो अब इसका कम हो गया, तो इसका आधा करोगे तो और भी कम हो जाएगा, अगर आप कम का आधा करोगे तो और भी कम होगा ना, तो आर कोवेलेंट जो होगा वो सबसे छोटा होगा, आर कोवेलेंट क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, आयनिक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल थोड़ा, ये भी आयन है लेकिन एटॉमिक आयन है ना, एटॉमिक आयन है, तो अब ये क्या है, एक दूसरे के ओवरलैप नहीं है, लेकिन एक दूसरे के क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज है, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आयनिक है ना, आयनिक करो या इसी को क्या बोलो, क्रिस्टल करो, क्रिस्टल, दोनों चीज सेम है, क्रिस्टल, अभी मैं समझा रहा हूं, क्रिस्टल, तो आयनिक के बाद क्रिस्टल आएगा, और क्रिस्टल इसमें देखो बहुत दूर दूर है, तो इसके बाद वांडरवाल आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं समझ में आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई, इंक्रीजिंग, वेरी गुड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सुपर सुपर, तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक पॉइंट तुम लोगों को जिनको जिनको समझ में नहीं आया उसको समझाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, हाँ। तो इसका जो आप कौन बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है बेटा, बोलो, ये हाँ वही बताने जा रहा हूं ना,
तुम तो सांस ही नहीं ले रहे हो, अच्छे से सांस लो पहले, धीरे धीरे बता रहे हैं, है ना। वो तुम लोग ऐसा भी किया करो। देखो अभी एक्सट्रीमली रियली मैं बिजी हूँ, काफी काम पड़ जा रहा है ना, बहुत सारे काम पड़ जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के आंसर्स नहीं रिप्लाई हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा, कल तो तुम लोगों का आईडी पासवर्ड सेट कर रहे थे 12 वालों का, उसमें टाइम चला गया, ठीक। तो जैसे ही टाइम मिलेगा डेफिनेटली आप लोगों के आंसर रिप्लाई तो आप लोग पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, है ना। अब देखो देखो आयनिक जो देखो स्टूडेंट क्या होता है, क्रिस्टल्स जो होता है ना, क्रिस्टल्स जो होता है, क्रिस्टल्स को ये बोला जाता है कि आयनिक भी बोला है, आयनिक सॉलिड, है ना। इसी के साथ जो होता है मेटेलिक सॉलिड भी होता है, मेटेलिक सॉलिड। अगर उसको बोला जाए, इसको अगर हम लोग बोले आर आयोनिक बोलो, आर आयोनिक बोलो, या इसको बोलो आर कोवेलेंट बोलो, आर आयनिक बोलो या आर मेटेलिक बोलो, दोनों चीजें क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो या तो आयनिक सॉलिड होगा या मेटेलिक सॉलिड होगा क्रिस्टल। तो यही आर आयनिक और आर मेटेलिक दोनों चीजें क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मेटेलिक में क्या होता है, सिमिलर बॉन्ड, सिमिलर आयन होते हैं, सिमिलर आयंस। सिमिलर आयंस मतलब केवल कैटायंस ही होंगे, कैटायंस होंगे इन बिटवीन, इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझो, इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं। मान लो Fe है, Fe क्या करता है, किस फॉर्म में रहता है, Fe3 प्लस में +3 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये कैसे बॉन्ड करेगा, Fe कैसे बॉन्ड बनाता है कि Fe3 प्लस हर जगह रहेगा, Fe3 प्लस, लेकिन इसको कौन सा चीज होल्ड करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, अभी ना थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में आएगा। मेटेलिक बॉन्डिंग उतना अपने सिलेबस में है नहीं, उतना डिटेल में तो हम लोग उतना पढ़े भी नहीं है। देखो Fe3 प्लस ये है। अब देखो इसके साथ हुआ क्या कि जब प्योर मेटल्स रहेगा, प्योर मेटल्स रहेगा, तो प्योर मेटल किसमें एग्जिट करेगा, है ना, मेटल्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो Fe3 प्लस में एग्जिस्ट करेगा। अब इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन भी है, तो हर एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये हो गए। फिर इसको देखोगे तो 1 2 3, फिर इसको देखोगे 1 2 3, फिर यहाँ पे देखोगे 1 2 3, फिर यहाँ पे देखोगे 1 2 3, फिर ये देखो 1 2 3, यहाँ पे देखो 1, है ना, यहाँ पे आ जाए 1 2 3, दिस इज आल्सो 1 2 3 एंड 1 2 3। अब ये जो होता है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग का देखो, मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे करते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे करेंगे, ध्यान से समझना कि क्या होता है। इसका बोला जाता है कि मेटल कैटायन इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल कैटायन, मेटल कैटायंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये केवल मेटल है, इसमें नॉन मेटल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहेंगे, इन द सी इलेक्ट्रॉन। इसी को बोला जाता है, इसी को जो स्ट्रक्चर हमने बताया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, है ना, मॉडल ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखो मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है ना, मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, मेटेलिक बॉन्ड की मेटल्स के बीच में होता है। मेटेलिक बॉन्ड कहाँ पे हो पाया जाएगा, मेटल्स के बीच में। अब मान लो आयरन मेटल तुमने लिया, तो आयरन मेटल इस फॉर्म में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और कैटायन भी रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे रहेगा, उसी के चारों तरफ रहेगा, है ना, इसी के चारों तरफ रहेगा, मेटल कैटायन के चारों तरफ, है ना, ये वाला। अब उसके अंदर में अब मेटल जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ से क्या करेगा, मेटल को घेर लेगा, और ये इस तरीके से आपका ओवरलैप करके रहेगा, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को होल्ड करेगा। समझ में आया, पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से अपने एक दूसरे को होल्ड करेगा, तो ये होता है मेटेलिक बॉन्ड। इसीलिए मेटल को देखो, इसके बीच में इतना ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए इसको तुम अगर मोड़ना चाहो तो मुड़ जाता है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, फ्री स्पेस भी है और इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है शिफ्टिंग की, मूव करने की। तो जब इसको मेटल को मोल्ड करोगे या पतला करोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रीअरेंज होगा मेटल में, तो इस तरीके से आपका मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब मेटेलिक बॉन्ड की रेडियाई क्या है, 2 कैटायन के बीच की रेडियाई होती है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक रेडियाई करके आपके सिलेबस में उतना है नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जा रहा है ना। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, लिखो। अच्छा एक क्वेश्चन करो, अगर स्क्रीनशॉट लो एंड देन राइट डाउन 1 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट और एक क्वेश्चन लिखो। स्क्रीनशॉट ले लिया,
हाँ चलो इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में करवा देता हूँ। जिसको जिसको जो जो बोल रहा है नो नो, एक लड़का तो बोल रहा है नो नो ही बोलता है हमेशा, उसको क्या प्रॉब्लम है? खाना खाओगे बेटा? नो। पानी पियोगे बेटा? नो। सोने जाओगे बेटा? नो। स्कूल जाओगे बेटा? नो। क्यों नो नो बोल रहा है वो लड़का? पता नहीं कौन है। चलो अब देखो इसमें जिसको प्रॉब्लम है मेटेलिक रेडियाई को थोड़ा सा मैं मेटेलिक रेडियाई को हम बता देते हैं ना। तो आपका एक है, आपका नाम है एक, इसका देखो नाम है क्रिस्टल, इसको बोला जाता है क्रिस्टल रेडियस। रेडियाई बोलो, रेडियाई प्लूरल है और रेडियस सिंगुलर है। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटेलिक रेडियस, है ना, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियाई। रेडियाई आपको बार बार बोला जा रहा है, रेडियाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ग्रुप पीरियड में पढ़ोगे तो कई एटम का पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग रेडियाई बोलते हैं। बुक में रेडियस ही लिखेगा। अब इसको कैसे कर दो, डिफाइन कर देते हैं। हाफ ऑफ, क्या बोलेंगे? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ध्यान देगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, ओके, बिटवीन क्या बोला जा रहा है? थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रही है। बिटवीन किसके बीच में बोला जा रहा है? बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स ना, एडजेसेंट एटम्स ऑफ अ मेटेलिक सॉलिड, ऑफ अ सॉलिड मेटल्स, ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल। अब देखो अभी इससे पहले हमने पढ़ाया था कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, वो हमने बता दिया था आयनिक होगा और मेटेलिक होगा, दोनों को सेम टाइप से करते हैं। आयनिक तो हमने पढ़ लिया है। अब इसको देखो, इसको क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक। इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है, इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड क्रिस्टल रेडियाई। क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टल रेडियाई। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल रेडियाई। और इसी को क्या बोला जाएगा? मेटेलिक रेडियाई। अब ध्यान से इसको समझ लो, एक क्वेश्चन के थ्रू करवाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में ये है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड कॉपर। द डिस्टेंस, कॉपर क्या है? मेटल है। द डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोला जा रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉपर एटम इन क्या है? मेटेलिक क्रिस्टल। इन क्या बोला जा रहा है? मेटेलिक क्रिस्टल। अगर मेटेलिक क्रिस्टल में टू कॉपर एटम के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो 256 पिकोमीटर दिया है। देन फाइंड द, क्या बोला रहा है? देन फाइंड द मेटेलिक रेडियाई ऑफ कॉपर। देन फाइंड द मेटेलिक रेडियाई ऑफ कॉपर। तो कॉपर की मेटेलिक रेडियाई कितना हो जाएगा? तो सी मेटल, अगर कॉपर को बोला जाए Cu मेटेलिक, हाँ, H/2 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 256/2, तो आपका 128 पिकोमीटर। तो हाँ, तो इस तरीके से भी मेटेलिक रेडियाई को भी कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट हेडिंग आपका जो आएगा, नेक्स्ट हेडिंग वो आएगा वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन पीरियड्स एंड ग्रुप। तो उतना डिटेल में आप थोड़ा सा नारायणा की बुक को पढ़ना लाइन बाय लाइन, प्लीज आप लोग हर लाइन को पढ़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाए, है ना। वेरिएशन ऑफ क्या बोलेंगे? रेडियाई, वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन ग्रुप एंड पीरियड। वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन ग्रुप में बात कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन ग्रुप, तो क्या बोला जाता है? ऑन मूविंग, अगर हम लोग क्या बोले? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, अगर हम लोग क्या करते हैं? मूव करते हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, देन क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बोलो, या तो बोलो, क्या बोलो? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। क्या हो गए? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स
गेट्स इंक्रीजेस, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट गेट्स इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट उसके लिए क्या हो जाता है, एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियाई जो भी होगा, एटॉमिक रेडियाई आल्सो इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। मान लो हम एक ग्रुप का लेते हैं कि हाइड्रोजन लिया, फिर लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, रुबिडियम लिया और सीजियम लिया, ठीक। तो ये बोला जाता है स्टूडेंट कि इसके पास कितना है, अगर हाइड्रोजन को लोगे तो कितना इसका, ये बोला जाएगा केवल एक ऑर्बिट होता है, केवल एक ऑर्बिट। लिथियम को लोगे तो इसके पास 2 ऑर्बिट होगा, सोडियम को लोगे तो इसके पास कितना ऑर्बिट हो जाएगा, 3 ऑर्बिट हो जाएगा। अगर इसी तरीके से पोटेशियम को ले लो तो इसके पास, पोटेशियम के पास कितना ऑर्बिट हो जाएगा, इसके पास 4 ऑर्बिट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर एक और ले लो आरबी को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और ऑर्बिट का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि जब ऊपर से नीचे आप आते हैं, जब आप लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट, होता क्या है कि रेडियाई अपनी बढ़ती जाती है। तो रेडियाई क्या होती है कि रेडियाई इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, रेडियाई इंक्रीजेस। क्यों रेडियाई इंक्रीजेस हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने की वजह से अपनी रेडियाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, तो क्या बोला जाए, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि जब ऊपर से नीचे जा रहे हो बेटा ना, तो मान लो अगर हम थोड़ा सा और समझा देते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, तो देखो बेटा हाइड्रोजन का कितना 1 इलेक्ट्रॉन है तो यह 1 आ जाएगा, 3 है तो आपका 2 और 1 आएगा, अगर 11 है तो क्या हो जाएगा 2 8 1 आएगा, पोटेशियम का 19 है तो क्या आ जाएगा 2, 8, 8, 1। तो देखो कितना है, के है, ये एल और एम है, ये क्या है एल एम एन है, ये क्या है एल एम एन ओ। मतलब कितने ऑर्बिट है वहाँ, 1 ऑर्बिट, यहाँ पे 2 ऑर्बिट, यहाँ पे देखो 3 ऑर्बिट, यहाँ पे 4 ऑर्बिट। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो बेटा, तो देखो ऑर्बिट क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। तो अगर ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं बेटा, तो आप रेडियाई बताओ, रेडियाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बढ़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखो अगर इसी में देखा जाए कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ गए तो रेडियाई बढ़ गई। अब यहाँ पे जो नोट करके आता है, नोट में लिख देता हूँ, नोट जो मोस्टली ये कॉम्पिटिटिवली जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको मैं लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में, समझने की कोशिश करना। अब स्मॉलेस्ट रेडियाई, कोई भी आपका स्मॉलेस्ट रेडियाई अगर बोला जाए, स्मॉलेस्ट रेडियाई ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट, जितने आपका नोन एलिमेंट है उसकी स्मॉलेस्ट रेडियाई क्या है, तो बोला जाए किस एटम की स्मॉलेस्ट रेडियाई हो जाएगी, हाइड्रोजन की ना, किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन। हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा चीज लार्जेस्ट रेडियाई अगर बात करें, लार्जेस्ट रेडियाई, तो लार्जेस्ट रेडियाई ऑफ ऑल द नोन है ना, या आप मत लिखो तो एमंग ऑल द नोन एलिमेंट, क्या बोलेंगे, एमंग ऑल द नोन एलिमेंट को अगर देखा जाए किसका होगा बताओ तो, ठीक है। नोन एलिमेंट कौन सा है, सीजियम का होता है, नहीं सीजियम का है ना, CESIUM, तो सीजियम का होगा। एक स्क्रीनशॉट लो आप लोग, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझाते हैं तुम लोगों को। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो टू मच साउंड भी आ रहा है बिकॉज कंस्ट्रक्शन शायद बगल में चल रहा है। टेकन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, टेकन, यस या नो? हाँ ओके। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे आराम से समझ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर से नीचे जा रहे हो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच का भी डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो रेडियाई क्या हो गई, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ गई। अब थोड़ा सा और समझो कि यहाँ पे अगर हमने किसी और ग्रुप को ले लिया, हाइड्रोजन है ना, इसके बाद कौन सा आएगा, लिथियम,
फर्स्ट ग्रुप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। फ्रांसियम नहीं लेते हैं, रेडियो एक्टिव है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अप टू सीजियम क्या है, रेडियाई इंक्रीजेस, रेडियाई क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ग्रुप मान लो, ये तो कौन सा ग्रुप होगा ये बताओ तो, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल का कौन सा है ग्रुप। हाँ, अगर आप कोई और भी ग्रुप ले लो, मान लो ग्रुप हम लोग 17 ले लिया, तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इतना लोगे तो ऊपर से नीचे क्या है ना, रेडियाई इंक्रीजेस। तो ये भी आपका रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। ठीक है, एज क्या हो, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑर्बिट्स, एज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होने की वजह से रेडियाई ऊपर से नीचे बढ़ रही है। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला स्मॉलेस्ट होगा, ये वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और ये वाला जो है सीजियम हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा जितने भी। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। ग्रुप वाइज नहीं, ये टोटल ऑल द नोन एलिमेंट देखो लिखा है, एमंग ऑल द नोन एलिमेंट, जितने एलिमेंट मिले हैं उसमें से हाइड्रोजन सबसे छोटा, सीजियम सबसे बड़ा, जितने भी 118 एलिमेंट है। इरेज कर दूं, हाँ इस पॉइंट को। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन, कहाँ पे, पीरियड में देखते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझना पीरियड में कैसे पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ क्या, वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन पीरियड, वेरिएशन ऑफ रेडियाई इन पीरियड। आप लोग सारे लोग नारायणा के बुक को फॉलो करना, लाइन बाय लाइन पढ़ना है ना। तो पीरियड में देखो क्या होता है स्टूडेंट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग क्या होता है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल ऑफ पीरियड, है ना, ऑफ पीरियड, देन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कांस्टेंट रहेंगे कि बढ़ेंगे, कोई बता दे। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे या बढ़ेंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो जाएंगे, कोई बताएगा। लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएंगे, कोई बता सकता है। लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर कांस्टेंट। हाँ, नंबर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियड बोलो, इन पीरियड, ठीक है, इन पीरियड the number of orbits are constant and nuclear charge increases, nuclear charge increases, हाँ very good, nuclear charge increases as a result क्या बोलेंगे, as a result atomic radii क्या हो जाएगा, decreases। अब देखो ये सब चीजें जो बहुत लोगों के पास होगा, शुरू में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, है ना। शुरू का मांग लेना, लिंक मैं दे दूंगा उधर का, उधर में देखना। अभी हर बार उतना डिटेलिंग मुश्किल है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मान लो हमने लिथियम लिया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन लिया। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट, देखो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो कितना है, 2, सबके पास 2 ही हैं ना, 2 हैं, सबके पास ऑर्बिट 2 हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है अगर देखोगे तो यहाँ पे +3, इसके बाद +4, +5, +6, +7, +8, +9। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो रेडियाई छोटी हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है, नोट करके मैं बता देता हूँ। among all the groups क्वेश्चन है मान लो, among all the groups ना, among all the group which groups are having smaller radii। तो इसमें से आपका है
हाँ, वेरी गुड हेलोजन, सुपर। तो आपका ऑप्शन ए नंबर है 1, है ना, फर्स्ट ग्रुप। जिन्होंने भी आंसर किया बहुत सही आंसर किया। हाँ, 17th ग्रुप करके दूसरा वाला आंसर है। सी नंबर है आपका 16 ग्रुप, ओके, है ना, ग्रुप। और आपका डी नंबर नन। हाँ, ऑप्शन बी आपका 17 ग्रुप। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और आपका नारायणा बुक ओपन करना और उसके लाइन बाय लाइन को पढ़ने की कोशिश करना, तो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। समझ में आ गया बेटा? इरेज कर दूं? वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट हेडिंग जो है थोड़ा सा एक और हेडिंग है, इसे पढ़ाने से पहले ही पढ़ाना था लेकिन हम थोड़ा भूल गए उसको पढ़ाने के लिए। उस हेडिंग को हम पढ़ाएंगे कल, आज नहीं पढ़ाएंगे। उस हेडिंग का नाम है शील्डिंग इफेक्ट, ओके, शील्डिंग इफेक्ट। इसी का एक और नाम होता है, शील्डिंग इफेक्ट का एक और नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको कैसे लिखा जाता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। ये होता क्या है और इसका ग्रुप और पीरियड में क्या इसका वेरिएशन आता है, तो कल इसको पढ़ेंगे।